नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम आपको फेस करने हैं। तो स्वागत है आपका एक बार पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करियर मास्टर 43 आपके साथ जुड़ाव रखता है, आपकी तैयारी में मदद करता है। तो आज हम जो आगामी परीक्षा है, जो आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया जाना है। क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, सिलेबस उसका देख लिया होगा, और यदि कुछ लोगों ने फॉर्म अभी नहीं फिल किया होगा तो अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए, फॉर्म अच्छे ढंग से फिल कर लीजिए। उसमें आपने पाठ्यक्रम को देखा होगा और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम देखा होगा। तो जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है वो बड़ा ही विस्तृत पाठ्यक्रम बनाया गया है और बहुत सारे ऐसे कंटेंट शामिल किए गए हैं जिसमें व्याकरण का भी पक्ष शामिल किया गया है, साहित्यिक पक्ष को भी इसमें शामिल किया गया है, शब्दकोश को भी इसमें उठाया गया है। तो बड़ा ही बेहतरीन और अच्छा सब्जेक्ट इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है, टॉपिक को रखा गया है। अब प्रश्न कई लोगों का उठता है और बहुत सारे लोगों ने इस चैनल पर कमेंट भी किया, वीडियो में कमेंट भी किया है कि कोई एक ऐसा क्लास चलाया जाए जो YouTube पर निशुल्क रूप से हिंदी का संपूर्ण कंटेंट उपलब्ध हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि वो शुल्क अदा करके बैच को खरीद पावें या ऑफलाइन संस्थाओं में प्रवेश ले पावें। तो अब ये आपका प्लेटफॉर्म करियर मास्टर 43 का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो यूपीएसआई का जो हिंदी का सेक्शन है, सामान्य हिंदी का सेक्शन, ये आपके यूट्यूब पर पूरे पाठ्यक्रम को 1 बाय 1 करके निशुल्क रूप से आपको उपलब्ध कराएगा और स्टैंडर्ड तरीके से उपलब्ध कराएगा। और इस उम्मीद के साथ आप जुड़िए कि यदि यहां आप पूरे कंटेंट को पढ़ लेते हैं, साथ में बने रहते हैं, तो सामान्य हिंदी का सेक्शन, वहां से जो प्रश्न आएंगे वो आपके कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो आज से इस वीडियो से यूपीएसआई के लिए जो सामान्य हिंदी का सेक्शन है वो पूरा पाठ्यक्रम आपको इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। 1 बाय 1 टॉपिक करके पूरा सिलेबस दिया जाएगा, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। YouTube पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आराम से उसको आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए फिलहाल थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर आपके यूपीएसआई के पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको शामिल किया गया है। सबसे पहले इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जो आपका यूपीएसआई 2025 का जो ये पाठ्यक्रम बनाया गया है, 2025 का जो ये पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी को हम 3 सेक्शन में बांट करके देख सकते हैं। जो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको आप 3 सेक्शन में बांट लीजिए। जैसे जो उसका व्याकरण का सेक्शन है, उस व्याकरण में देखिए सिलेबस तो आपने पूरा देखा होगा, लेकिन उसी सिलेबस को हम 3 सेक्शन में बांट करके यहां आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। तो जो पहला सेक्शन आपका बनेगा वो व्याकरण का सेक्शन है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग सभी टॉपिक व्याकरण के उसको शामिल इसमें किया गया है। जैसे वर्णमाला है, संधि, समास है,
रस छंद अलंकार है, लिंग वचन कारक है, लिंग वचन कारक, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, वाच्य है, अव्यय है, वाक्य संरचना है, उपसर्ग प्रत्यय है, विराम चिन्ह है, काल है, पक्ष है, वृत्ति है और पत्र लेखन है। तो लगभग संपूर्ण व्याकरण के सेक्शन को इसमें जगह दी गई है जहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। जो इसी सिलेबस का सामान्य हिंदी में, चूंकि मैंने बता दिया कि ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सिलेबस अलग अलग बना है, नहीं, जो सिलेबस दिया है उसको हमने 3 सेक्शन में बांट करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो एक तो व्याकरण का सेक्शन हो गया इसी सामान्य हिंदी में, दूसरा सामान्य हिंदी में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो साहित्य से लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो साहित्य में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, भारतीय भाषाओं का इतिहास हो सकता है। अब भारतीय भाषाओं के इतिहास में जो भारतीय भाषाओं का जो परिवार है, हिंदी का विकास क्रम है, हिंदी के काल का विभाजन है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। कैसे कैसे भारतीय भाषाओं पर विदेशियों का इंपैक्ट रहा, क्योंकि इतिहास है तो इतिहास में सब वो सारी चीजें यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये मानकर चलिए कि कम से कम 5 से लेकर के 8 प्रश्न यहां से जरूर मिल सकते हैं, 5 से 8 प्रश्न यहां से जरूर पूछे जा सकते हैं। तो प्रसिद्ध जो लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, उन पर बात आपसे किया जा सकता है, कविताओं से बात किया जा सकता है, साथ साथ जो कुछ उपन्यास हैं उनसे बात किया जा सकता है। हिंदी साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो विविध प्रकार के पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार हैं। ठीक है ना। तो जो पुरस्कार हिंदी साहित्य से दिए जाते हैं उससे प्रश्न बन सकते हैं। साथ साथ में एक आपठित गद्यांश भी आएगा, एक आपठित गद्यांश भी आएगा, उसको पढ़ करके उससे आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर भी आपको आंसर देना होगा। तो ये सामान्य हिंदी का दूसरा सेक्शन है जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है ना। इसी सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो, और अब सामान्यतः हम उसको व्याकरण में ही शामिल करते हैं, लेकिन इसको आप शब्दकोश के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, इसको आप शब्दकोश के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। अब उसमें शब्दकोश में क्या हो सकता है, शब्दकोश में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो शब्दकोश में जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वर्तनी है, तत्सम है, तद्भव है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द हैं, इनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ये जो व्याकरण वाला सेक्शन है इसमें आपको अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि व्याकरण समझने वाली ही चीजें होती हैं, रटने वाली चीज होती नहीं है। व्याकरण के नियमों को आपको समझना है। ठीक है ना। जो 2 सेक्शन है वो आप ये कह सकते हैं कि इसको बार बार पढ़ने वाले चीजें हैं, ये इसको आप बार बार पढ़ेंगे। हम रटना तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा रटना कहा जाएगा तो अतार्किक हो जाएगा, तो रटना तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसको बार बार आपको पढ़ना है। ये जो 2 सेक्शन है इसको बार बार आपको पढ़ना है। अब ये जो आपके तीसरे सेक्शन में, जैसे पढ़ना तो इसको भी बार बार है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे और इसमें हर एक में जो शब्दकोश हैं, जैसे पर्यायवाची हैं, तो पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। तो ऐसे हम कुछ ऐसे चुनिंदा शब्दों को छांट लेंगे जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं और उन पर्यायवाची को हम तैयार करेंगे, आपसे तैयार करवाया जाएगा। ऐसे मुहावरों पर बात किया जाएगा। तत्सम तद्भव छांटने के लिए कुछ ट्रिक लगाया जाएगा, कुछ जुगाड़ लगाया जाएगा। उस जुगाड़ या ट्रिक से बड़े आसानी से हम तत्सम और तद्भव को हम अलग कर सकते हैं। ऐसे ही देशज और विदेशज शब्द होंगे। ठीक है ना।
कैसे भिन्नार्थक शब्दों को, क्योंकि ये शब्दकोश है। अब जैसे शब्दकोश का मतलब शब्दों का भंडार है, खजाना है, तो हम इसको बहुत बार भी पढ़ेंगे तब भी कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमसे अछूते रह जाएंगे। तो हम अब तक हुए एग्जाम को आधार मान करके इन शब्दकोश में ऐसे ऐसे शब्दों को चुनेंगे जो कई बार कंपटीशन में पूछे गए हैं और उन पर हम ज्यादा फोकस करते हुए उसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये आपका एक मोटा सिलेबस था सामान्य हिंदी का। अब इसमें इसी के आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब सिलेबस के आगे हम आज शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 इन सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका चैनल है, इस चैनल पर ये जो आपको पाठ्यक्रम है ये निःशुल्क मिलेगा। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे और 1 बाय 1 वीडियो आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कराया जाएगा उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है ना? तो चलिए इस सिलेबस के महत्वपूर्ण हिस्से को शुरुआत किया जाए, श्री गणेश किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो आपका वर्ण और वर्णमाला, जो आपका टॉपिक होगा वो वर्ण और वर्णमाला होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या होता है, फिर वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में पूरी वर्णमाला को कितने सेक्शन में विभाजित किया गया है, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, वो किस किस प्रकार के होते हैं, इस पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ण क्या होती है। ठीक है ना? देखिए, जैसे किसी भी भाषा को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं वो क्या होती हैं, वो नासवान होती हैं। लेकिन यदि अपने भाव और विचारों को यदि हम किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ध्वनि संकेतों का सहारा लेना पड़ेगा जिससे उनको लिपिबद्ध किया जाए। ठीक है ना? तो लिपिबद्ध करने के लिए जिन संकेतों या चिन्हों का सहारा लेते हैं उसको लिपि कहते हैं। अब जो हम भाव व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनियों का सहारा लेते हैं, अब वो ध्वनियां कई प्रकार से हो सकती हैं। ध्वनियां वाक्य के रूप में हो सकती हैं, ध्वनियां जो होती हैं वो वाक्य के रूप में हो सकती हैं। ठीक है ना? वाक्यांश के रूप में हो सकती हैं, पद के रूप में हो सकती हैं, शब्द के रूप में हो सकती हैं। ठीक है ना? उसके बाद में अक्षर के रूप में हो सकती हैं और वर्ण के रूप में हो सकती हैं। तो आप देखिएगा, ध्वनियों में वाक्य से शुरू होता है और ध्वनियां वर्ण तक जाती हैं। बड़ी से बड़ी, लंबी से लंबी ध्वनियां हो सकती हैं और छोटी से छोटी ध्वनियां हो सकती हैं। तो वर्ण कौन सी ध्वनि है, किस ध्वनि को हम वर्ण कहेंगे? जो हमारे मुख से निकलती है ध्वनि, उसमें वाक्य भी है, ध्वनि वाक्यांश भी है, पद भी है, शब्द भी है, अक्षर भी है और वर्ण भी है। तो वर्ण कौन सी ध्वनि है? तो यदि वर्ण को हम परिभाषित करें तो सबसे छोटी इकाई, अर्थात भाषा की जो सबसे छोटी इकाई या ध्वनि होती है, जो भाषा हम बोलते हैं उसकी जो सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्ण कहते हैं। जो हम भाषा बोलते हैं उस ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात जो अखंड होती है, ऐसी ध्वनि जो अखंड होती है, अखंड मतलब अब उसको टुकड़ों में ना तोड़ा जा सके, तो वो जो अखंड मूल ध्वनि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अब यदि वर्ण को परिभाषित करना हो तो आप कह सकते हैं ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम खंडों में ना तोड़ सके, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या वह अखंड मूल ध्वनि, वह अखंड मूल ध्वनि वर्ण कहलाती है।
जो अखंड होती है और मूल होती है उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। तो चूंकि ये ध्यान रखना है, जानना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम का स्वरूप हो सकता है जिसमें ऐसे ही परिभाषा ही पूछ ले कि चलो बताओ भाई वर्ण क्या होता है। तो आप सिंपल रूप से इसको ध्यान में रखिएगा कि जो मूल ध्वनि है जिसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण समझ में आ गया। अब वर्णमाला क्या होती है, जरा इस पर बात किया जाए। वर्णमाला क्या होती है, तो आइए वर्णमाला पर बात करते हैं। इसी से हम आगे एक एक कदम बढ़ाते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम में जो व्याकरण का सेक्शन है उसको खत्म करेंगे, देन साहित्य पर आ जाएंगे, उसके बाद शब्दकोश पर आ जाएंगे। तो चलिए वर्णमाला क्या होती है। अब देखो दो शब्द हैं इसमें, वर्णमाला में दो शब्द हैं, एक है वर्ण, दूसरा है माला। वर्ण अभी आपने समझा, वर्ण आपने समझा, तो माला क्या है, आप उसको समूह कह सकते हैं या समुदाय कह सकते हैं। किसका, माला किसका, वर्ण का। तो वर्ण का जो समुदाय है या समूह है उसी को सामान्य तौर पर हम वर्णमाला कह सकते हैं शब्दों के आधार पर। लेकिन देखिए जरा इसकी परिभाषा क्या लिखी गई है। अब देखो वर्णों या अक्षरों, वर्ण कह लीजिए या अक्षर कह लीजिए या लिप चिन्ह कह लीजिए, सबका मतलब एक ही है। वर्ण अक्षरों या लिप चिन्हों को जब व्यवस्थित क्रम में हम रखते हैं, व्यवस्थित समूह में जब हम रखते हैं तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। एक शब्द यहां ध्यान रखना, ये जो व्यवस्थित लिखा है यदि इसको हटा दिया जाए तो फिर ये जो चिन्हों का जो समूह है वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्णमाला तभी कहलाएगी जब वर्णों का समूह कैसा होगा, व्यवस्थित होगा। यदि व्यवस्थित नहीं है, जैसे यहां देखिए दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, जैसे का ख ग घ अंग, ऐसे चा छ छ त्र ज्ञ, ऐसे ही तो लिखा जाता है ना। तो ये जो समूह है ये देखो व्यवस्थित रूप में है, ये व्यवस्थित रूप में है कि नहीं है, ये व्यवस्थित रूप में है। तो ये वर्णमाला है, ये क्या है, ये वर्णमाला है। लेकिन ये देखो क च म त प, ये व्यवस्थित रूप है, ये व्यवस्थित रूप नहीं है। तो इसको वर्ण समूह कह सकते हैं, वर्णों का समूह इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। क्या इसको वर्णमाला कहा जा सकता है, इसको वर्णमाला नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए परिभाषा को हम कह सकते हैं कि जब व्यवस्थित समूह होगा तभी उसकी वर्णमाला होगी। वर्णमाला कब कही जाएगी, जब वर्णों का समूह व्यवस्थित होगा। ठीक है ना। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वो वर्णमाला नहीं, बल्कि उसको क्या कहेंगे, वर्ण समूह कहेंगे। इस पर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ध्यान रखिएगा वर्णमाला जो होती है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है या वर्णमाला होती है। जो केवल समूह है वो वर्णमाला नहीं होगी। समझ में आया, वर्णमाला समझ में आया, वर्ण समझ में आया, वर्णमाला समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो वर्णमाला है वो वर्णों का व्यवस्थित समूह है, तो उसमें कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, इस पर थोड़ा सा बात किया जाए। तो हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, ध्यान से समझिएगा, हिंदी भाषा की वर्णमाला में 53 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 53 वर्ण होते हैं, 53 होते हैं। अब जैसे हम 53 कहे वैसे आप तुरंत चौंके होंगे, चौंके कि नहीं चौंके, चौंक गए नहीं चौंक गए। कुछ लोग हो सकता है ना चौंके हों, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये झटका लगा होगा कि नहीं ये क्या नई बात बता रहे हैं, नई बात बता रहे हैं भाई, 52 होते हैं कि 53 होते हैं। तो ठहरिए, चौंकिए नहीं, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करिए। अब यदि आपसे कहीं पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में
कितने वर्ण होते हैं, तो आपको 52 नहीं बताना है, कितने बताना है, 53 बताना है। अब आप सोचेंगे ये 53 कौन सा, 53वां वर्ण कहां से आ गया भाई, तो रुकिए उस पर भी बात करते हैं। तो 52 तो आपको पता है, 52 वर्ण तो पता है, ठीक है ना, पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, हर किताबों में यही लिखा है, हर जगह भी यही पढ़ाया जा रहा है। तो हम तो आपको 53 बता रहे हैं, तो क्या गलत बता रहे हैं? नहीं भाई, गलत नहीं बताएंगे, सही एकदम बताएंगे। तो जरा समझिएगा, तो अभी आपको हम गिना दे रहे हैं, तो 53 वर्ण होते कौन कौन है, जरा देखो भाई। स्वर की संख्या कितनी है, 11 है, आपको पता ही है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो जब स्वर की संख्या 11 हो गई, देखो मैंने यहां लिख रखा है, कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता है। अयोगवाह 2 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, कौन कौन से, अंग और आह, ये अयोगवाह हो गए। स्वर कितने हो गए, 11 हो गए, आ ई उ री ए ऐ ओ और औ, ये हो गए भाई 11 हो गए। स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग के हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, और 5 वर्ग होते हैं, का चा टा ता पा मा, का चा टा ता पा मा, 5 वर्ग होते हैं। तो इस तरीके से 5 वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, तो एक वर्ग में 5, तो 5 वर्ग में 25, तो जो 25 वर्ण होते हैं उसको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो का से लेकर के और मा तक ये 25 हो गए, तो ये 25 हो गए जिसको स्पर्श कहते हैं। स्पर्श के बाद में या, रा, ला, वा, ये आपके क्या हो गए, अंतःस्थ हो गए, अंतःस्थ व्यंजन हो गए, कौन, या, रा, ला और वा, ये अंतःस्थ व्यंजन हो गए, 4 ये हो गए। उस व्यंजन कितने होते हैं, 4, सा, सा, सा और हा, ये 4 हो गए। संयुक्त 4 होते ही हैं, आपने पढ़ रखा है, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये भी आपने पढ़ रखा है, क्या, ड़ा और ढ़ा। अब यहां तक तो हो गए 52। अब ये जो 53वां वर्ण है, एक विशिष्ट व्यंजन को शामिल किया गया है, ध्यान से समझिएगा इसको। 2024 में, कब, 2024 में हिंदी निदेशालय ने, ध्यान से समझिएगा, हिंदी निदेशालय ने वर्णमाला में एक विशिष्ट व्यंजन को सम्मिलित किया है, और वो मूर्धन्य कैटेगरी का व्यंजन है। और वो है क्या, जैसे आप 8 बनाते हैं ना ऐसे, तो इसको आप लेटा दीजिए 8 को, और इसमें एक डंडी खींच करके लाइन बना दीजिए। ये एक विशिष्ट व्यंजन को शामिल किया है हिंदी निदेशालय ने 2024 में। ये किस कैटेगरी का व्यंजन है, ये मूर्धन्य कैटेगरी का व्यंजन है, मूर्धन्य कैटेगरी का व्यंजन है। तो इस विशिष्ट व्यंजन को शामिल किया गया है, तो ये एक विशिष्ट व्यंजन हो गया। और कुल मिलाकर के अब व्यंजन की संख्या या टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या हो गई, 53 हो गई। आप इसको जोड़िए, 11 2 13 25 38 4 42 4 46 2 50 52 और 1 53। तो अब यदि आपसे कहीं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो कितना बताएंगे, 53 वर्ण बताएंगे। आया समझ में, ठीक है ना।
चलिए आगे बात करें तो ये आपकी वर्णमाला हो गई जिसमें वर्णों की संख्या 53 हो गई। अब जो आपकी हिंदी वर्णमाला है उसमें जो वर्ण है या ध्वनियां हैं उनको दो भागों में तोड़ करके हम अध्ययन करते हैं। कितने भाग में उनको हम अध्ययन करते हैं? दो भागों में तोड़ करके अध्ययन करते हैं। एक को हम कहते हैं स्वर वर्ण और दूसरे को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। यहीं से अब हम वर्णमाला को बिखेरते हैं और एक एक स्टेप को लेते हुए चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कहीं कोई वर्णमाला से क्वेश्चन आए तो वो छूटने ना पावे। ठीक है ना? तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक जो उसमें वर्ण है उसको स्वर वर्ण कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? तो अब आगे स्वर वर्ण क्या होते हैं इस पर बात किया जाए तो स्वर वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जैसे स्वर वर्ण क्या होते हैं? जैसे जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। वो क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है, जिसकी संख्या क्या है? 11 है। जिसकी संख्या 11 है। तमाम किताबों में संख्या 13 मिलेगी क्योंकि उसमें अयोगवाह को भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। कौन कौन? अ आ इ ई उ उ रि ए ऐ ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। क्योंकि ये सब आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं तो एक रिवीजन के तौर पर इसको शामिल किया गया है। जो इसमें कुछ नए चीजें चेंज होकर के आई हैं उस पर आपसे डिस्कस करना जरूरी था। जैसे 52 के बजाय 53 वर्ण हो गए हैं, उस पर डिस्कस करना जरूरी था, लेकिन इस पर भी डिस्कस किया जाना चाहिए। तो स्वर वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों के सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ उ ए रि ए ऐ ओ औ। ठीक है ना? और क्या देखो, स्वर जो है वो सब स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजन के उच्चारण में ये सहायक होते हैं। स्वर किसके उच्चारण में सहायक होते हैं? व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। इसीलिए जो स्वर होते हैं इनको अच कहा जाता है। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है पूछ ले कि स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसके उच्चारण में सहायक होते हैं? व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, इन्हीं लिए इनको अच कहा जाता है। तो स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच है। आया समझ में? चलिए अब स्वरों का भी वर्गीकरण किया जाए। स्वरों का भी बहुत सारा, जो ये 11 स्वर हैं, ये जो 11 स्वर हैं इनका भी वर्गीकरण किया जाए, इनको भी तोड़ा जाए कि इस 11 में भी कई कैटेगरी बनती है। तो कैसे कैसे वो अलग अलग आधार है उनके बंटवारे का, उनके विभाजन का। जैसे कालमान या समय के आधार पर उच्चारण समय, इसको कह लीजिए कालमान या उच्चारण समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जब हम स्वरों का देखिए, स्वरों का जब वर्गीकरण करेंगे तो स्वरों का कोई वर्गीकरण ऐसे नहीं होगा, कोई एक आधार होगा वर्गीकरण का। स्वरों का वर्गीकरण जब करेंगे तो किसी आधार पर करेंगे। जैसे हमने आधार क्या लिया? उच्चारण समय या कालमान के आधार पर। तो जब कालमान के आधार पर, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर। ये बातें कहिए, चाहे हर्ष स्वर कहिए, लघु कहिए या मूल कहिए, दीर्घ स्वर कहिए, गुरु स्वर कहिए या संधि स्वर कहिए, बातें कहिए। तो कालमान के आधार पर 3, और तीसरा है प्लुत स्वर। अब ये होते क्या हैं और कौन कौन होते हैं? हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर
कौन है, कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कौन है, कितने होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लिया जाए। तो उच्चारण समय के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ये आपने पढ़ लिया। अब है कौन कौन जरा देखो, थोड़ा अब आधार बदल जाएगा। देखो आधार बदल गया। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से। कौन कौन से, हर्ष और दीर्घ, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। समय या उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के, व्युत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से। क्योंकि जो समय है उसमें 3 है, लेकिन सामान्यतः देखो फिर से थोड़ा सा इसको समझा जाए। जैसे कालमान के आधार पर 3 प्रकार के हैं, हर्ष और दीर्घ और प्लुत। लेकिन हिंदी व्याकरण में ध्यान से समझिएगा, हिंदी व्याकरण में ये जो प्लुत स्वर है इसका प्रयोग नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये सामान्यतः संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, सामान्यतः इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। तो कहा तो जाता है, बंटवारे में इसको रखा तो गया है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी व्याकरण में नहीं होता है। तो कालमान के आधार पर 3 हो गया। उसके बाद में व्युत्पत्ति के आधार पर 2 हो गया, हर्ष और दीर्घ। इसी को हमको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन हर्ष कौन होते हैं और दीर्घ कौन होते हैं। देखो हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। तो अब जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। कम से कम समय, या आप यूं कह लीजिए 1 मात्रा का समय लगे, ठीक है ना। हर्ष स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कुल स्वरों की संख्या 11, जिसमें 4 कौन हो गए, हर्ष स्वर। कौन कौन, अ, इ, उ और री। ये सब ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे या 1 मात्रा का समय लगे, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन, अ, इ, उ और री। अ, इ, उ और री, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और कुछ समझा जाए, हर्ष स्वरों को स्वतंत्र स्वर भी माना जाता है। अब स्वर तो स्वतंत्र होते ही थे, लेकिन हर्ष स्वर को भी स्वतंत्र माना जाता है। क्यों, अभी बात करते हैं। क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके निर्माण में कोई अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं है। जैसे अभी देखो समझो, जैसे जब हम आ की बात करते हैं, जिसको हम बड़ा आ भी कहते हैं, जब बड़ा आ की बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बना, आ प्लस आ से मिलकर बना, नहीं बना। तो ये देखो जो हर्ष स्वर हैं, किसी अन्य स्वर, इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होता है। जबकि देखो बड़ा आ में 2 मिलकर बने, नहीं बने, तो ये तो आपका मूल स्वर तो है ही नहीं है, ये मूल स्वर नहीं है, और ना मूल स्वर है, ना ये क्या है, ना ये हर्ष स्वर है। इसीलिए देखो इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो जो हर्ष स्वर होगा उसके निर्माण में कोई अन्य स्वर नहीं मिलेगा। इसकी संख्या कितनी है, 4 होती है। हर्ष स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। सारे चीज को ध्यान से समझिएगा, समय कम लगे, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिया जाए, इसीलिए ये सारी चीजें पहले से लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो मूल स्वर कहते हैं हर्ष स्वर को, लघु स्वर कहते हैं, इनको एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर कहते हैं। इनके निर्माण में कोई अन्य स्वर का सहायता नहीं होता है, या कोई अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं। संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, अ, इ, उ और री। हर्ष स्वर समझ में आया, ठीक है ना। समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको पूरा पाठ्यक्रम 1 बाय 1 पढ़ना है तो जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक नए वीडियो की आपको सूचना नहीं मिलेगी, और नए वीडियो की सूचना नहीं मिलेगी तो आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे। तो
एक ही छत के नीचे संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको ये चैनल उपलब्ध करा रहा है और एकदम एथेंटिक तरीके से आपको ये पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है, और कोई आपसे चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए जरूरी है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे आप तक सूचना पहुंचे आप उसको देख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए समझ में आ रहा हो। चलिए, तो क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं संख्या 4 होती है। हर्ष स्वर समझ में आ गया? आ जाइए, अब आ जाइए दीर्घ स्वर पर बात कर ले। इसको गुरु स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं या संधि स्वर कहते हैं। होते क्या है, इन नामों से जाना जाता है। इन्हें संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण दो स्वरों के मेल से होता है। जब जहां दो स्वर मिलेंगे, संधियां होंगी, तभी दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। इनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ध्यान से समझिएगा, ये सब एग्जाम के कंटेंट हैं, सब एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। अब देखो, इसमें भी कैटेगरी करिए। आ, ई, उ 7 है, 7 में भी कैटेगरी करिए। आ, ई, उ इन वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है। संधि तो 7 हैं, ये संधि तो 7 हैं, लेकिन इन 7 में 3 जो स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, इनका जो निर्माण होता है ये समान स्वरों के मेल से होता है। जैसे आ और आ मिला तो बना बड़ा आ, ई और ई मिला तो बना बड़ी ई, उ और उ मिला तो बना क्या? बड़ा उ। तो देखो, समान स्वर के मेल से कौन कौन बने? आ, ई और उ। 7 में 3 जो हैं, इन वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है। इसलिए दीर्घ स्वर तो हैं, ये ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान से समझिएगा। इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा गया? मूल दीर्घ स्वर कहा गया। कौन? आ, ई, उ को मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है? 3। अब जो दीर्घ है उसमें 3 निकल आए मूल दीर्घ स्वर। जैसे ये देखिए, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। समझ में आया चीजें? और देखो, अब बचे कौन? अब ये बचे 4 भाई, यहां से ये 4 बचे। 3 तो मूल दीर्घ स्वर में निकल आए। अब ये जो 4 बचे ये कहां है? ए, ऐ, ओ, औ वर्णों का निर्माण असमान स्वरों के मेल से होता है, इसीलिए इनको संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। उनको मूल दीर्घ स्वर कहा गया क्यों? क्योंकि समान स्वरों के मेल से बनते हैं। ये असमान स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। ठीक है ना। ये क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर है। चलिए, तो संयुक्त दीर्घ स्वर कितने हो गए? 4 हो गए। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। जरा देखो, अब यहां देखो, ए का निर्माण कैसे हुआ? आ और ई मिल गया, आ और ई मिल गया, गुण संधि हो गया। आ और ए मिलकर के ऐ हो गया, वृद्धि संधि हो गया। आ और उ मिलकर ओ हो गया, गुण संधि। असमान स्वर है ना, आ और ओ मिलकर औ हो गया, वृद्धि संधि हो गया। चूंकि इनमें असमान स्वर मिले, असमान स्वर मिले, इसीलिए इनको क्या कहा गया? संयुक्त दीर्घ स्वर कहा गया।
संयुक्त दीर्घ स्वर कहा गया, और जहां समान स्वर मिले वो मूल दीर्घ स्वर कहा गया है। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। 7 में 2 कैटेगरी है, एक 3 जो होंगे वो मूल दीर्घ स्वर होंगे, क्यों? क्योंकि समान स्वरों को मेल से बनते हैं, और 4 ए ऐ ओ औ ये संयुक्त दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। और क्या है? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है, उसमें 1 मात्रा का समय लगता था, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जो हर्ष स्वर था उसको 1 मात्रिक स्वर कहा जाता था, जो दीर्घ स्वर है इसको द्विमात्रिक स्वर कहा जा रहा है। समझ में आया? एक एक नाम पर ध्यान रखिएगा, पता नहीं किस रूप में आपके सामने क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है ना? आया समझ में? दीर्घ स्वर संधि किसे कहते, या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और हर्ष स्वर किसे कहते हैं? ये व्युत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से इनका बंटवारा हुआ। कौन कौन? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है ना? चलिए अब आइए, री जो बचा, 4 उधर निकल गए, 3 इधर निकल आए। री देखो बचा, जो आपके किसमें था? हर्ष स्वर में था ना। री का दीर्घ या गुर स्वर नहीं होता है। जैसे आपने देखा, आ का बड़ा आ हो गया, ई का बड़ी ई हो गया, ऊ का क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। ये सारे हर्ष स्वर हैं ना, हर्ष स्वर हैं, तो री का भी क्या होना चाहिए? दीर्घ हो जाना चाहिए। री प्लस री मिला दीजिए। हिंदी भाषा में री का दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ स्वर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यह संस्कृत भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में री का दीर्घ हो जाता है, हिंदी में नहीं होता है, इसीलिए इसको लघु के रूप में ही रखा गया है। नहीं आप ये सोचिए कि री का क्यों नहीं बना, तो यह संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बात किया जाए। तो अब 11 स्वर हो गया भाई। 11 स्वर के साथ साथ बचा अंग और आह। तो अंग और आह को क्या कहा जाता है? अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। ये सैकड़ों बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं। कौन कौन? अंग और आह। अच्छा आप इनको ध्यान से समझिएगा, इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है? तो देखो इस शब्द को यदि तोड़ा जाए, आ योग और वाह। आ मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है जुड़ना, और वाह का मतलब होता है धारण करना, धारण करना। तो ध्यान से समझिएगा इसको, जो अंग और आह है वो लिखे जाते हैं किसके साथ? स्वर के साथ। कैसे लिखे जाते हैं? आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आह लिखे जाते हैं स्वर के साथ, लेकिन वो स्वर नहीं है, मतलब वो स्वर के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, आ योग हैं, लेकिन उनका अर्थ, अच्छा उच्चारण होता है व्यंजन जैसा, अंग आहा उच्चारण होता है व्यंजन जैसा, लेकिन वो व्यंजन भी नहीं है, ना वो स्वर के साथ उनका योग हुआ ना व्यंजन के साथ योग हुआ, फिर भी उनका अपना अर्थ है, वो अर्थ अपना धारण करते हैं, इसलिए बिना जुड़े अर्थ धारण करे उसी को अयोगवाह कहते हैं। यही चीज यहां लिखा है, जिनका वहन कोई ना करे, ना तो स्वर और ना ही व्यंजन, अर्थात इनकी गणना ना स्वर के साथ ना व्यंजन के साथ होती है, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको होती है, स्वर को या व्यंजन को, ये उसी के साथ लग जाते हैं, अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर के साथ होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, जब व्यंजन के साथ होती है तो व्यंजन के साथ लग जाते हैं और अर्थ धारण करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया? अयोगवाह कहा गया। क्या कहा गया? इनको अयोगवाह कहा गया, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा गया। इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है, बस इतना ध्यान रखना।
अब ये जो अंग है इसको अनुस्वार भी कहते हैं और आ जो है इसको विसर्ग भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग जब इनको पढ़ेंगे तो अनुस्वार और विसर्ग हो जाएंगे और साथ में जब इनको कहा जाएगा तो ये अयोगवा होते हैं। ये कई बार पूछा गया अयोगवा कौन कौन है, अंग और आह कितनी संख्या होती है, 2 होती है। चीजें समझ में आ गए। चलिए आगे बात किया जाए। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है, लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, उच्चारित भी किया जाता है। तो कुछ ऐसे वर्णों का भी उच्चारण किया जाता है जो हिंदी वर्णमाला में वो शामिल नहीं होते हैं, फिर भी वो लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और वो जो स्वर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनको हम आगत स्वर कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में जैसे क्या है, आ है, आ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। कभी क्वेश्चन यदि आ जाए तो ध्यान रखिएगा, आ बड़ा आ लिखिए, ऊपर अर्धचंद बिंदी लगा दीजिए, आ, ठीक है ना। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग जब अंग्रेजी शब्द लिखे जाते हैं उसको लिखने में किया जाता है। जैसे देखिए ऑफिस लिखा है, ऑफिस, ऑफिसर लिखा है, तो ये जो आ शब्द है ये आगत स्वर है, हिंदी वर्णमाला में इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। आगे बात किया जाए। अब यदि हम इन स्वरों का वर्गीकरण कर लें, जैसे एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमने इनको बांटा, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर। अब और इनको कुछ आधार लिया जाए और उसके आधार पर बांट करके देखा जाए तो वो 3 आधार और हम लेते हैं। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और ओष्ठ का प्रयोग कैसे होगा इसके आधार पर हम स्वर को बांटते हैं। तो जो ये 11 स्वर हैं, जब इनका हम जीभ का प्रयोग कैसे होता है उसके आधार पर इनको वर्गीकरण करेंगे। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख की आकृति क्या होती है उसके आधार पर बात करेंगे, अर्थात मुंह कम खुलता है, ज्यादा खुलता है, कम बंद होता है, पूरा बंद होता है, ये हो गया मुखाकृति के आधार पर। जीभ प्रयोग का मतलब अग्रभाग है, मध्य भाग है, पश्च भाग है, इसके आधार पर। और ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, अर्थात इन स्वरों का जब उच्चारण होता है तो ओठ हमारे कुछ स्वर के उच्चारण में गोलाकार हो जाते हैं, वृत्तमुखी हो जाते हैं, और कुछ स्वरों के उच्चारण में गोलाकार नहीं होते हैं। तो इसके आधार पर ये 3 आधार है, जीभ प्रयोग, मुखाकृति और ओष्ठ प्रयोग के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए एक एक करके देखा जाए। तो पहले हम बात करते हैं जीभ के भाग के आधार पर या जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा का जो अग्र भाग जिसके उच्चारण में प्रयोग होगा उसको अग्र स्वर कौन कौन है, ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ। जब आप इसको उच्चारित करके देखिए तो हमारी जिह्वा का जो आगे वाला हिस्सा है वो प्रयोग में हो रहा है, इसलिए इनको अग्र स्वर कहा गया है, ई ई ए ऐ, ठीक है ना। मध्य स्वर आ, आ आ, आ नहीं, आ नहीं, आ, बीच का हिस्सा। और पश्च स्वर आ उ उ, आ। अब ये जो आगत स्वर है इसको भी शामिल किया गया है, आ उ ओ और औ। ये जो है ये क्या है, ये पश्च स्वर हैं। तो जीवा प्रयोग के आधार पर ये 3 डिवीजन इसका हो गया। आ जाइए मुखाकृति के आधार पर। तो मुख के आकृति के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर।
तो समृत क्या होते हैं भाई? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम मुख खुलता है, कम मुख खुलता है। समृत का मतलब होता है कम मुख खुले, ठीक है ना। देखो ई, अब ई का उच्चारण करो, ई, तो ई, ई उ उ, इसके उच्चारण में कम मुख खुला, और अर्ध समृत स्वर हैं, इसके उच्चारण में चलिए, तो पहला क्या है? समृत स्वर। समृत स्वर में लगभग मुंह बंद रहता है, लगभग मुंह बंद रहता है ऐसे स्वर के उच्चारण में, जैसे ई, ई उ उ, खुला लगभग लगभग बंद रहा, तो कम मुख खुले लगभग बंद रहे, वो क्या है? समृत। अर्ध समृत का मतलब थोड़ा सा, समृत से थोड़ा सा ज्यादा खुल जाए, समृत से थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुले, ए और ओ, ए और ओ, तो इसके उच्चारण में समृत से थोड़ा सा अधिक मुख खुलता है, उसको क्या कहते हैं? अर्ध समृत स्वर कहते हैं। आ जाइए विब्रेत स्वर, इसमें क्या आ जाएगा? आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, आ पूरा खुल गया, सबसे अधिक खुल गया, ठीक है ना, वो क्या है? विब्रेत। और अर्ध विब्रेत में विब्रेत से थोड़ा सा कम और अर्ध समृत से थोड़ा सा ज्यादा, पूरा ना खुले और जो अर्ध समृत था उससे थोड़ा सा ज्यादा बीच का, उसको क्या कहेंगे? अर्ध विब्रेत कहेंगे। इसमें कौन कौन स्वर शामिल है? आ ए ऐ, आ ए और औ। कौन कौन? आ ऐ और औ। तो ये मुखाकृति के आधार पर, इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, कई बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ये मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के हो गए। तीसरा है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी और दूसरा आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होते हैं? वृत्तमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ हमारा गोलाकार हो जाए, गोलाकार रूप में हो जाए, उसको हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे देखो ऊ, ध्यान से ओठ पर ध्यान दीजिए, ऊ गोल हुआ, ऊ, ओ आओ, ऊ ओ आओ गोल हुआ, ये हो गया वृत्तमुखी, ठीक है ना। आवृत्तमुखी जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, वो क्या है? आवृत्तमुखी है या अर्धवृत्तमुखी होते हैं। जैसे इनको जब आप उच्चारित करिए, आ, ध्यान से समझिए, चेहरे को देखिए, आ गोल हुआ? नहीं हुआ ना, और ऊ गोल हो गया। तो इस गोलाकार और ना गोलाकार के आधार पर वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये स्वरों का उच्चारण जीभ प्रयोग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का बंटवारा हो गया, स्वरों का विभाजन हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो स्वर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जान लिया जाए। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। कौन कौन सी? देखो, स्वर की संख्या 11 लेकिन मात्राएं 10। क्यों? क्योंकि जो आपका छोटा आ है उसकी मात्रा नहीं होती है, तो 10। बड़ा आ की मात्रा क्या हो गया? ये हो गया। ई की मात्रा क्या हो गया? ये हो गया। बड़ी की ये हो गया। ऊ की ये हो गया। बड़ाऊ की ये हो गया। री की ये हो गया, ठीक है ना।
ए की ये हो गया, ऐ की ये हो गया, वो की ये हो गया, और औ की ये मात्रा हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी ध्यान रखना है। 11 स्वर, मात्राएं 10। आइए, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, ध्यान से समझिएगा। व्यंजन की मात्रा नहीं होती, केवल स्वरों की मात्रा होती है। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। स्वरों की संख्या 9 होती है। जो आपने मूल दीर्घ स्वर पढ़ा, मूल दीर्घ स्वर मूल दीर्घ स्वर कौन पढ़ा? आ, ई और उ, उसको सजातीय स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर आपने पढ़ा आ, ई और उ, इसी को तो पढ़ा ना, इसको सजातीय स्वर कहते हैं, क्योंकि समान स्वरों के मेल से बनते हैं। जो संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, इसको क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, और कुछ थोड़ा सा बातें और कुछ जान ली जाए। जैसे जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर क्या होगा? फारसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी शब्द है, भाषा ना कहिए, यहां आप शब्द इसको कहिए तो ज्यादा सही रहेगा। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो शब्द है वो स्वयं फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है ना? प्रयोग किसने सबसे पहले किया? शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने सबसे पहले प्रयोग किया? क्योंकि इसको भी थोड़ा सा जानिए। सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ईरानियों ने प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? ईरानियों ने प्रयोग किया। इसको भी जानिए। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद में यहां आप लिख सकते हैं हिंदी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया? ईरानियों ने किया। और क्या जानने आ जाए? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो आप कहेंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की भाषा के रूप में कब मान्यता दी? संविधान सभा ने हिंदी को कब मान्यता दी? तो कब मान्यता दी? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संघ की भाषा के रूप में, संघ की भाषा हिंदी होगी। हिंदी लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी होगी। कहां उल्लेख है? कहां उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 343 में। तो ये कुछ और हिंदी से संबंधित चीजें जो है
वो आपको जाननी है, ध्यान में रखना है। तो आज का ये जो क्लास हुआ, ये हिंदी वर्णमाला के एक पक्ष को हमने समझा और वो स्वर को समझा। नेक्स्ट क्लास होगा जो वर्णमाला का दूसरा क्लास होगा, उसी में हम पूरी वर्णमाला को समाप्त कर देंगे। उसमें हम व्यंजन को पढ़ेंगे, व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे, व्यंजन का विविध आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, ठीक है ना, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, प्रकंपित व्यंजन क्या होते हैं, लुंठित व्यंजन क्या होते हैं, अर्धस्वर किसे कहते हैं, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, तो इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण स्त्रीलिंग स्वरूप में होते हैं, कौन कौन से वर्ण पुल्लिंग स्वरूप में होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक, जिसमें हमने स्वर के बारे में पूरा पढ़ा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।